नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। रतन टाटा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से, यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और RCS जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गौचर की हमारी सेवा चली रही है और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी हो। देखिए, अल्मोड़ा उत्तराखंड के एक प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में बराबर अल्मोड़ा की बाल मेढ़ी का भी जिक्र करते हैं। और आज उड़ान सेवा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ से शुरू की है। निश्चित ही हमारे जहाँ लोगों को सुविधा होगी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मात्र 55 मिनट में हम यहाँ से अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद ही वापस लेकर आएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आह्वान करता हूँ कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर इस योजना को शुरू किया। और यही नहीं, इसी प्रकार गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए भी सेवा यहाँ से शुरू होने वाली है। पूर्व में गौचर के लिए सेवा शुरू हुई है। अभी पिथौरागढ़ से जो है, दिल्ली से पिथौरागढ़ की भी टेस्टिंग हो गई है कि वहाँ पर जहाज दर्शन नहीं हो सकता। तो एक बार एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का 11:05 पे जाने की फ्लाइट है और 12:05 पे आने की टेंटेटिव टाइमिंग हमारी यही है। और इससे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अल्मोड़ा अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी बहुत ही उपयोगिता इसकी है, इस कनेक्टिविटी। इसके अलावा हम लोगों का जो प्लान है, जैसे CM सर ने भी आज हमारे यहाँ घोषणा की है कि जोशियाड़ा हो गया, गौचर हो गया, यमुनोत्री हो गया, जहाँ पे हमारा प्लान है कि कनेक्टिविटी स्टार्ट करें। इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो बड़े वाला विमान है, उसकी जो हमारी ट्रायल है वो चल रही है। तो कोशिश पूरी है कि हम हर जिले को। बरसात के बाद उत्तराखंड की यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालु उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा लगातार जारी है। धीरे धीरे 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। रफ्तार पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है
और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी संख्या। उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव की कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए अब आपको बता दें कि जगदीशिला तीर्थाटन समिति ने जिम्मा लिया है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, देखते हैं। नहीं, देखिए, ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर ज़मीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड उनका आइडेंटिफाई करे। मैं कृषि मंत्री था, मैंने अपने ज़माने में पूरे प्रदेश में एक भूमि का पूरा एक जिसको कहते हैं सर्वे कराया। तो उसमें हमने जो कृषक कुशल कृषक हुए, जो खेती पर ही निर्भर है, 3 प्रकार के किसान आज हमारे उत्तराखंड में हैं। पहला किसान वो है जो टोटल खेती पे ही डिपेंड है, उसको और चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरे किसान वो हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन पूरी खेती नहीं करते हैं, कुछ कुछ खेती करते हैं। और तीसरे किसान वो हैं जो अपने गांव को छोड़ करके यहाँ शहरों में आ चुके हैं, उनको गांव की ज़मीन से, गांव के मकान से कोई लेना देना नहीं है। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो हमने महसूस किया कि उत्तराखंड राज्य का जो भविष्य है, अगर यही पलायन रुका रहा और खेत बंजर होते गए और मकान खंडर होते गए, तो उससे हमारा उत्तराखंड का भविष्य उसी प्रकार से खंडर रूप में नज़र आएगा जैसे आज गांव की दशा हो गई। तो वो वीरान न हो, गांव के मकान खंडर न हो, और जो हमारी बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी पे लगाम लगे, हमारे लोगों को, बच्चों को वहाँ पर कुछ उद्यम मिले, जड़ी बूटी का काम हो, वहाँ पे और चीज़ें हों, तो उसको उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की हमने शुरुआत की। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हमकल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने अपने जारी बयान में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह से 2 घंटे तक रोके रखे गए, वह किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। कोई हैट्रिक के जो अपने रूप में ले रहे हैं, ये इसमें बहुत बड़ा घालमेल लगता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और जो जनता का जो रुख था वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था, और उस हिसाब से जब एग्जिट पोल भी हुआ उस हिसाब से भी उसमें भी कांग्रेस आगे थी। तो जो 2 घंटे का जो गैप बीच में आया, सूचनाओं को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये देयर इज़ समथिंग ब्लैक इन द बॉटम हमें महसूस होता है, और ये जनता का फैसला है, स्वीकार करते हैं, कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन जो एक जन भावनाओं के अनुरूप जो निर्णय आना था उसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगा। भाजपा का सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी मिली है। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा जैसे शहर शामिल हैं।
इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के तहत कुछ नए सदस्य बनेंगे और जिन सदस्यों का 6 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनकी सदस्यता फिर से की जाएगी। देखिए, पार्टी ने सदस्यता का एक टारगेट रखा हुआ है। कुछ सदस्यों का नए सदस्य बनेंगे और कुछ का रिन्यूअल होगा। जो पुराने सदस्य हैं जिनकी 6 साल की अवधि पूरी हो गई है उनका रिन्यूअल होगा। तो उस दृष्टि से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10-12 जिले में देख रहा हूँ और उसमें फोकस किया गया है कि हर बूथ से मिनिमम ये 200 मेंबर बनने ही चाहिए। और जहाँ पर हमारे जो मतदान जो हुआ है उस मतदान जो भाजपा के पक्ष में हुआ है उन पर हम अधिकतम को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। मतदाताओं को हम भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी बनाएं और आगे चल करके उसमें हम कार्यकर्ताओं को तैयार करें। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अगले जो इलेक्शन होगा लोकसभा का उसमें 33% ये महिला आरक्षण होगा, विधानसभा में महिला आरक्षण। नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित कांग्रेस का कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ जहां स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल कांग्रेस के कार्यालय को अपना बताकर रणजीत रावत पर उनका भवन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वही कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी इन आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। नीरज अग्रवाल का आरोप है कि रणजीत सिंह रावत ने उनका भवन 3 महीने के लिए लिया था, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्होंने वो भवन खाली नहीं किया। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर उठे सवालों पर पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। आपके द्वारा की गई क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। मामला ये है कि ये मेरी पंचायती हम लोगों की ज़मीन है। हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में दिसंबर 2016 में माननीय रणजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, वो उसे खाली नहीं कर रहे हो। और वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यालय, कथित कांग्रेस कार्यालय, वो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है। मैंने कभी कोई उन्हें ना तो कोई लेटर लिख के दिया, ना मैंने किसी तरह की कोई कागज़ उन्हें लिख के दिया, ना मेरा कोई उनसे ऐसा था कि मैं उनसे कोई किराया ले सकता था। मेरा अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था, मैं लेता भी नहीं था कभी उनसे, ना उन्होंने कभी दिया ना मैंने कभी लिया। आज वो उस चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुझे वो कमज़ोर समझ के ये सारी चीज़ें दबाना चाह रहे हैं? और आज वहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वो सारे विधायकों को बुला के और पूरे कांग्रेस को उन्होंने एक भ्रमित कर रखा है कि ये मेरा कार्यालय है। कहाँ से वो कार्यालय है? वहाँ तो बगल में जो है वहाँ पोल बूथ है, तो वहाँ तो कार्यालय बन ही नहीं सकता उनका। वो उसका अपना पर्सनल यूज़ था। मैं जब खाली करने को कह रहा तो उन्हें ससम्मान उसको खाली कर देना चाहिए था। कितने साल की लीज थी आपको? मेरी जो लीज़ है मेरी गवर्नमेंट से लीज़ है नहीं। उसका इनसे क्या मतलब? ये उसको क्यों गिनाते हैं कि भाई मेरी लीज़ है नहीं है? ये तो मेरा देखने का काम है, प्रशासन का देखने का काम है। इसको वो क्यों कर रहा है? क्या वो लीज़ अगर मान लीजिए वहाँ ख़त्म हो गई है तो उस पर कब्जा करेंगे वो? देखिए, अभी विस्तार से सम्मानित रणजीत रावत जी ने विस्तार से इस संदर्भ में आपको जानकारी दी है। और जो लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके आधार पर उसकी अनदेखी की जा रही है। लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट की अनदेखी की जा रही है और ये इसकी भूमि की लीज समाप्त हो चुकी है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आनंद फानंद में कार्यालय के बंद होने के उपरांत कुछ अवांछनीय तत्व प्रशासन के सहबर जबरन घुसपैठ करते हैं। कार्यालय के सामान को, फर्नीचर को, जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। तो साफ जाहिर है कि प्रशासन की मिली भगत से यह कृत्य हुआ है
और नोटिस देना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी, और इतनी जल्दबाजी में इस कार्यालय को। भाई भू माफिया एक ऐसा शब्द है जो उसके साथ जोड़ा जाता है जिसके कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हों। आप पत्रकार हैं, हर घटना का संज्ञान लेते हैं और दुनिया तक खबर पहुंचाते हैं। आप मुझे कोई एक घटना बता दो जिसमें मेरा नाम आया हो आज तक भूमि या भूमाफिया के तौर पे। और जहाँ तक इस भवन का सवाल है, उनका मैंने जैसा भी बताया 1/9वां हिस्सा इस लीज में था। ये लीज की अवधि भी जो है 2014 में समाप्त हो गई है और लीज जो है 1969 में डीएम ने निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने लीज के, इनके भाइयों में विवाद था दादा लोगों में, तो इन्होंने लीज का जो पैसा होता था वो जमा नहीं किया, ना आवेदन किया, तो उसको 1969 में रद्द कर दिया गया। और जो 90 साल की लीज अवधि थी वो भी 2014 में ख़त्म हो गई। पोजीशन इन पे था नहीं, इन्होंने खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एग्जिट पोल के परिणामों के विपरीत देखने को मिला। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पार्टी कार्यालय में जीत पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया से साझा की। विनोद चमोली ने कहा कि जो नतीजे देखने को मिले हैं उससे लगता है कि हरियाणा की जनता ने काम को प्राथमिकता दी है, जो पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में किया है। जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है तो भाजपा आश्वस्त थी कि हम तीसरी बार यहाँ सरकार बनाएंगे, और आपने पूरा चुनाव कैंपेन देखा होगा कि कहीं पर भी कोई कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने और कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाई। सबका ये मानना था कि हम सरकार ला रहे हैं, और आज वही परिणाम सामने आए हैं। और हरियाणा की जनता ने जो मुद्दे वहां पर हावी थे चुनाव करने, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हरियाणा की सरकार के साथ है। ये चुनाव परिणाम ने बता दिया है। देखिए, आज की बात नहीं है, जब से जनसंघ चला है और भारतीय जनता पार्टी बने और आज तक जो हमने यात्रा की है, तो शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी का कैडर रहा है, बेस रहा है। बाद में अब जाके जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आगे बढ़े तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो शहरों में हम पुरानी पार्टी है, ग्रामीण क्षेत्रों में अब हमने कदम जमाए हैं। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव परिणाम आते हैं तो उसी प्रकार का रुझान आपको दिखाई भी पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह हमने अपनी साख ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई है, तो आने वाले समय में यत्र वत्र सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी। उत्तरकाशी और देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं न कहीं उत्तराखंड भाजपा अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे हर्सिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रहे सभी योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ भी भेंट करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है? अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है, और जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जाकर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और एक बैठक उनकी देहरादून में रहेगी, और विधिवत कार्यक्रम जब उसका आएगा तो उस हिसाब से फिर। देश भर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेगा। चीफ पोस्टल मास्टर जनरल शशि शालिनी कुंजूर ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, और अगर वह किसी जगह पर जाते हैं तो वह पोस्ट कार्ड के जरिए ही वहां से अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार चमोली जिले के लिए भी डाक विभाग ने 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड जो है वो वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, है ना।
और पहले से ही ये लोगों के बीच में रहता है। कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वो पिक्चर पोस्ट कार्ड लेके उसको पोस्ट करते हैं अपना एक मेमोरीज रखने के लिए, यादगारी के लिए। तो हम लोग के पास ये डिमांड आती रही कि आप लोग चाहते हैं कि पिक्चर पोस्ट कार्ड है कि नहीं। तो मैंने आने के बाद फिर हमारे डीपीएस अनुसुईया है, उनसे फिर हमने डिस्कस किया कि लोग को डिमांड है। हमारे गांव के जैसे मैं गई थी वो 4 दुकान, वहां पे हमारे एक ब्रांच ऑफिस है। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे लोग किस तरह की सेवाएं लेते हैं। तो उनका वही कहना था कि यहाँ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो उनका डिमांड रहता है। तो लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड के ऊपर कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड है आपके पास, तो हम लोग यहाँ से पोस्ट करेंगे। तो उसी से मेरे दिमाग में बात आई कि इतनी सारी जगहें हैं, लोग चाहते भी हैं, तो हम लोग यहाँ के जो सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, संस्कृति तो बहुत ही यहाँ की जो है वो रिच है, तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर हम लोग पोस्ट कार्ड निकाले। तो इस बार हमने जो चमोली पैक्स में भी 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं, पिक्चर पोस्ट कार्ड, जिसमें कि वहाँ के इस क्षेत्र के जो कुछ फूल हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ फूल हैं, कुछ ट्रैक के रूट्स हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हमने निकाला। तो हमारे पास सैंपल भी होंगे तो आप दिखा सकते हैं इनको, है ना, सैंपल आपको दिखा सकते हैं। तो हम लोग उसको सारे डाकघरों में अवेलेबल करा रहे हैं टूरिस्ट प्लेस के, जिससे कि लोग खरीद सके और उसको पोस्ट कर सकें और फिर उनके लिए एक यादगारी हो जाएगी कि मैं इस जगह पे गया था और यहाँ से मैंने ये पोस्ट किया था। और ये खासकर विदेशों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अभी हमारे देश में धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन विदेशी जो भी बाहर से लोग आते हैं तो वो चाहते हैं कि पिक्चर पोस्ट कार्ड पोस्ट करें। वो कहीं भी जाते हैं वो लोग पोस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के निकालते रहेंगे, जिससे कि लोग इस पे अपना यादों को सहेज सकें, संजो सकें। और साथ ही हमने चमोली पैक्स में हमने वो बद्रीनाथ के ऊपर भी परमानेंट पिक्टोरियल कैंसलेशन भी जारी किया था। ये जैसे कि आप तो डेट स्टैम्प जो हमारे होते हैं पोस्ट ऑफिस का जो ठप्पा लगाते हैं, तो उसमें तो डेट स्टैम्प रहता है, लेकिन हमने वहाँ जो बद्रीनाथ के जो मंदिर है उसके ऊपर हमने वो स्टैम्प निकाला है। तो अब वहाँ जो भी चिट्ठियां आएंगी, बुक होंगी या वहाँ पे रिसीव होंगी डिलीवरी के लिए, उस पर ये स्टैम्प लगेगा। तो उससे एक लोगों को वो भी एक फिलैटली किसका एक वैल्यू भी होता है, लोगों को जानकारी भी मिलेगी कि भाई ये बद्रीनाथ से आ रहा है। तो एक उसका प्रचार प्रसार तो है ही, लेकिन अगर विदेशों पे जाता है तो इसकी और भी प्रचार प्रसार होगा। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में जितनी भी हमारी धरोहरें हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के मोहल्ला भूप सिंह के प्राचीन काली मां के मंदिर में जीर्णोद्धार कमेटी द्वारा इस वर्ष भी समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के निर्देशन में माता जगजननी का डोला शोभा यात्रा बैंड बाजे डीजे अखाड़ों सुंदर आकर्षक झांकियों और हवन यज्ञ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को माता काली मंदिर से होते हुए माता मंदिर परिसर में समापन किया गया। इसमें कमेटी के महामंत्री धर्मेंद्र सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। ये शोभा यात्रा निकली है, ये सप्तमी में निकलती है, ये अनंत काल से निकलती चली आ रही है और ये नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें इसमें अनेकों प्रकार की झांकियाँ होती हैं, माता का डोला होता है और इसमें माता का हवन भी चलता है साथ में, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है और सबके विचार भी शुद्ध होते हैं। इसी उसको उद्देश्य को लेकर हर वर्ष माँ काली की ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।